नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस 10 दीर्घ उत्तरीय मैंने आपके लिए छांट करके लाया हूं, जो कि पिछले 3 से 4 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के उत्तर आपको कैसे लिखना है आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बेसिकली अति लघु उत्तरीय ये तो मैं करवा ही देता हूं मॉडल पेपर मैराथन क्लास के माध्यम से, लेकिन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस इससे पहले बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत उत्तर कैसे लिखा जाए सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में पूरा उत्तर लिख करके मैंने यहाँ पर व्यवस्थित किया है, तो आप लोग परेशान नहीं होना है। एजुकेशन बीए थर्ड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसके पेपर का नाम है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सॉल्व मॉडल पेपर होगा 2026-27 की परीक्षाओं के लिए। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है महोदय, आदर्शवादी दर्शन को लेकर के है। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवादी दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है? आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न एक दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, बहुत ही बारीकी के साथ इसको हम समझेंगे। तो आदर्शवाद अपने आप में एक चैप्टर का नाम है, पूरा उसको भी कवर कर लेंगे। यानी आज का जो वीडियो होगा इसमें आप 10 चैप्टर के बारे में एक ही वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो ये आपका एक तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इसमें 2-4 क्लास के माध्यम से आप संपूर्ण चीजों को, संपूर्ण सिलेबस को कवर कर पाते हैं। तो ये एक एक चैप्टर को समझने से अच्छा होता है कि आप ऐसे ऐसे करके पूरा चैप्टर उसको समझ लें और जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए वही चीज है। आदर्शवाद, आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइडियलिज्म कहते हैं। इसके परिचय को समझते बेटा। आदर्शवाद, आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियलिज्म, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझे। आदर्शवाद दर्शन का वह प्रमुख मत है जो यह मानता है कि इस संसार का मूल तत्व विचार, आत्मा या चेतना होता है। ठीक है, संसार का मूल तत्व क्या है? विचार, आत्मा या फिर चेतना जिसको कह सकते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार वास्तविकता पदार्थ नहीं बल्कि विचार और आत्मा में निहित होती है। ठीक है, विचार और आत्मा में वास्तविकता निहित होती है। वास्तविकता पदार्थ में नहीं बल्कि विचार और आत्मा में निहित होती है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। यह दर्शन जो आदर्शवादियों का रहा है प्राचीन दर्शन में आता है, बेसिकली पाश्चात्य प्राचीन दर्शन है। ठीक है, भारतीय दर्शन भी आपको पढ़ना है, तो वो मैं एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चला रहा हूं, इसलिए ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी आपको और भी अपने भारत दर्शन के बारे में पढ़ना है, भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं, परेशान नहीं होना। यह दर्शन जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है और मानव जीवन को उच्चतम नैतिक यानी मोरल तरीके से, एकदम से उच्च मोरलिटी की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, मोरल डेवलपमेंट की बात करता है और आत्मिक विकास की बात करता है। इसकी दिशा में अग्रसर करना इस शिक्षा का उद्देश्य रहा है, इस दर्शन का उद्देश्य रहा। आदर्शवादी दर्शन जो है बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके बाद में प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, तमाम सारे दर्शन है, प्रयोजनवाद। ठीक है, आदर्शवाद की परिभाषा, आदर्शवादी दर्शन की परिभाषा को देते हुए प्लेटो, जो कि प्लेटो ही एक आदर्श राज की कल्पना की बात करते हैं, प्लेटो ही दार्शनिक राजा की बात करते हैं। बात की जाए प्लेटो, तो प्लेटो की एक पुस्तक है, उसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो जो है वो आदर्श राज्य की कल्पना करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में 5040 लोग अगर निवास करते हैं एक राज्य में, तो वह राज्य आदर्श राज्य माना जाता है। यानी कि आदर्श माने एक बढ़िया राज्य माना जाता है, एक आइडियल राज्य। जैसे कहते हैं कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं। आदर्श हम उनको क्यों कहते हैं? इसलिए आदर्श वो हमारे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मापदंड सेट किया, उनके विचार अच्छे थे, उन्होंने जो किया वो बहुत ही अच्छा था। समाज ऐसा काम जो कि समाज को करने योग्य हो, समाज जिसका अनुकरण करे, समाज जिसको सीखे, तो वो चीजें जो होती है आदर्श चीजें कही जाती हैं। तो आदर्शवादी विचारधाराओं ने पुरानी चीजों को शामिल किया, उसको आदर्श बनाया और आगे बढ़े। ऐसे में प्लेटो महोदय आदर्शवाद के प्रणेता या जो है प्रमुख प्रवर्तकों में से या पहले प्रवर्तक माने जाते हैं आदर्शवाद। बाद में और भी तमाम सारे समर्थक आए, लेकिन जो प्लेटो का स्थान है आदर्शवाद में वो किसी और का नहीं, क्योंकि प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना में कहा कि राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए और जो राज्य का राजा होना चाहिए वो पढ़ा लिखा हो, यानी दार्शनिक राजा की कल्पना करी प्लेटो ने। प्लेटो का मानना था कि राजा को रुपया पैसा ज्यादा नहीं रखना चाहिए, राजा का परिवार भी नहीं होना चाहिए, यहां तक कि राजा नहीं बल्कि सैनिकों का भी परिवार नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर लोभ और मोह इन दोनों में राजा और सैनिक वर्ग फंस जाता है तो वह अपने उत्तरदायित्व यानी अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसीलिए प्लेटो का मानना था कि जब भी राज्य हो, जब उस समय यूनान में जब राज्य की बात होती तो ये राज्य के बारे में कहता था कि भाई ऐसा राज्य होना चाहिए। तो प्लेटो कहता है आदर्शवाद की परिभाषा को देते हुए कि रियलिटी इज दैट विच इज इंटरनल एंड अनचेंजेबल द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, अर्थात वास्तविकता वह है जो शाश्वत अपरिवर्तन, शाश्वत माने जो हमेशा से चलने वाली है, अपरिवर्तनशील जो परिवर्तित नहीं होती, आ माने नहीं, परिवर्तनीय माने बदलने वाली नहीं, और विचारों की दुनिया में स्थित है, वही आदर्शवाद है। कांट कहते हैं कि मैन इज इसेंशियली अ रेशनल एंड मोरल बीइंग, यानी कि मनुष्य मूलतः एक तर्कशील और नैतिक अस्तित्व होता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं आदर्शवाद बेसिकली क्या है। आदर्शवाद जो होता है, आदर्शवाद वह दर्शन है जो भौतिक जगत से ऊपर उठ करके आत्मा, चेतना और नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज को जीवन का केंद्र मानता है, आत्मा से संबंधित विचार देता है, चेतना के बारे में जानकारी कलेक्ट करता या नैतिक मूल्यों को समाज को सिखाना, जनता को बताना, ये सब आदर्शवाद की मूल विचारधाराओं में शामिल है। यह मनुष्य को आत्मबोध, यानी आत्मबोध मतलब कि स्व के बारे में, मनुष्य अपने बारे में जानता है, ठीक है, और परम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। परम सत्य मतलब उस परम सत्ता की ओर अग्रसर होता है, ये यहाँ पर प्लेटो साहब बताते हैं। मतलब ये आदर्शवाद की कल्पना ये होती है। आदर्शवादियों के मूल दर्शन या मूल सिद्धांत क्या है उसको हम समझते हैं। कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारी विचारधाराएं आदर्शवादियों की रही है। आदर्शवादी दर्शन के मूल सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पहला सिद्धांत, वास्तविकता का आधार आत्मा है, इनकी भौतिक जगत नहीं है। आदर्शवादियों का मत है कि जगत की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, मतलब कि जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं ये सब नश्वर है, नाशवान है, ये कभी भी भंग हो सकती है, तो इनका विश्वास नहीं कर सकते। जो भौतिक वस्तुएं, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, ये कब खत्म हो जाए इसका कोई अता पता नहीं है। केवल आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में भी क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते यापौ न शोषयति मारुतः, यानी कि नैन माने होता आत्मा, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनों को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता, नैनम दहति पावकः, नैन को यानी आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पावक माने अग्नि, न चैनम क्लेदयन्ते यापौ न शोषयति मारुतः, ना तो इसको जल में डुबोया जा सकता है और ना ही इसको वायु जो है उड़ा सकती है, सुखा सकती है। तात्पर्य यह है कहने का कि आत्मा अजर, यानी कि कभी वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होती, उसी को अजर कहते हैं। अजर माने होता है आ माने नहीं, जर माने होता है जरावस्था यानी वृद्धावस्था, तो जो कभी वृद्ध नहीं होती है। अमर यानी कभी मरती नहीं है, आ माने होता है नहीं, मा माने होता है मरना, मर माने मरना, यानी कि कभी मरती नहीं। तो अजर, अमर और अविनाशी, आ माने होता नहीं, विनाश माने विनाश, जिसका विनाश ना हो उसको अविनाशी कहते हैं। तो आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तो उसी आत्मा को फोकस किया आदर्शवादियों ने बेसिकली, इसीलिए इसका नाम आदर्शवाद पड़ा। और आप देखेंगे केवल आत्मा ही शाश्वत है और सत्य है ऐसा कहा गया, आत्मा ही हमेशा रहने वाली है और आत्मा ही सत्य है, बाकी जितना भी संसार है वो सब मिथ्या है, वो सब नश्वर है। ये बात आदर्शवादी विचारकों ने कही। और कोइंसिडेंस समझे या इन लोगों ने पहले से भारतीय दर्शन को पढ़ा रहा होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन भी आदर्शवाद जो बना हुआ है भारतीय दर्शन पर ही बना हुआ है। आप वेदांत दर्शन देखेंगे, ठीक है, तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म केवल सत्य है, जगत जो संसार दिख रहा है ये सब मिथ्या है। ये बात तो पहले से ही हमारे दर्शन में बताई गई है। चाहे आप वेदांत दर्शन के प्रणेता आचार्य शंकराचार्य की बात करेंगे, उन्होंने साफ साफ बताया। तो आदर्शवादी भी उसी बात को कहते हैं, ये कहते हैं कि आत्मा ही शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है और आत्मा ही सत्य है, बाकी सब अस्थायी है, कभी भी भंग हो सकता है, बाढ़ आ जाए सब नष्ट हो जाए, भूकंप आ जाए, पृथ्वी पलट जाए, कुछ भी हो सकता है, सब नश्वर है, केवल आत्मा ही अजर, अमर और अविनाशी है। ये पहला विचार है, पहला सिद्धांत है आत्मा, मतलब ये आदर्शवाद का। दूसरा, विचार की प्रधानता। देखिए आदर्शवाद में विचारों की प्रधानता है। इस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं विचारों की प्रतिछाया है, जो भौतिक वस्तुएं बनती हुई विचारों के द्वारा ही बनती है। जैसे पहले विचार ही उत्पन्न हुए होंगे तभी टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, पंखा ये सब बना होगा।
एसी कूलर पंखा कब बनता है, कब बना होगा? जब किसी व्यक्ति के दिमाग की ही उपज तो है, तो पहले विचार उत्पन्न होते हैं और उन्हीं विचारों के आधार पर ही भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विचार ही सत्य का मूल है। ठीक है, अगला तीसरा जो सिद्धांत है वो ये है, ईश्वर की सर्वव्यापकता। आदर्शवादी ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हैं। आदर्शवाद में ईश्वर को सर्वोच्च आत्मा माना गया है, यानी कि परमात्मा माना गया है, जो इस ब्रह्मांड का कारण है, संचालक है और ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है इसको भी बताता है। ब्रह्मांड के उद्देश्य, कारण और संचालक के रूप में उस परमात्मा को जाना जाता है। चौथा सिद्धांत है आदर्शवाद का, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा भी कराता है। जीवन का उद्देश्य धन या सुख प्राप्ति करना नहीं होता है, बल्कि नैतिकता यानी मोरलिटी, कितना आप सही हैं, कितना आप सही कर्म करते हैं, आप कितना सत्य बोलते हैं, आप कितने सौंदर्य और प्रेम की प्राप्ति करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे नैतिकता, सत्य, सौंदर्य, प्रेम, इन सभी की प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य है, ना कि सुख और धन की प्राप्ति करना। बहुत रुपया पैसा कमा के रखे हो और 4 आदमी आपसे सुखी ना हो तो उस रुपए पैसे का कोई मतलब नहीं होता बेटा, ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए आपको प्रेम, शांति, सुख ये सब बना करके चलना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप धन पैसे रुपया कमा करके कोई मतलब नहीं होता है। 4 लोग हमेशा आपको गाली दी, फिर उसका कोई मतलब नहीं धन का। अगला सिद्धांत है आदर्शवाद का, मनुष्य का आत्म विकास होता है। मनुष्य आत्मा का अंश है, इसलिए शिक्षा का लक्ष्य उसे आत्म साक्षात्कार के पथ पर ले जाना होता है। यानी कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य आत्मा का अंश है और इसीलिए शिक्षा का लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार, आत्मा को, आत्मा के बारे में जानना। ठीक है, शिक्षा क्या करती है? हमको हमारे आत्म से, हमारे स्व से हमारा परिचय करवाती है कि हम कौन हैं, क्या हैं, क्या थे, क्या होंगे अभी। ठीक है, तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करवाता है, किससे? हमारी आत्मा से और हमारे शरीर से, दोनों का इंटरव्यू कौन करवाता है? शिक्षा रूप करवाती है। ठीक है, तो मनुष्य आत्मा का अंश होता है, मनुष्य का आत्म विकास। छठा सिद्धांत है संसार मायामय है, यानी आदर्शवादी कहते हैं कि भौतिक संसार को आदर्शवादी लोग जो है वो माया मानते हैं। माया माने एक माया है ये, जैसे हिंदू धर्म में कहा था कि सब माया है, सब भगवान की माया, ये सब ईश्वर की माया है। ठीक है, क्या है? सब ईश्वर की माया है। क्या है? ठीक है, यह सब मोह माया है कहते हैं। तो वही चीज है, क्योंकि यह परिवर्तनशील और अस्थायी है। भौतिक जगत क्या है? परिवर्तनशील है, हमेशा बदलने वाला है। आज के 25 साल पहले या 50 साल पहले का समाज कुछ और तरीके से था और आज का समाज कुछ और तरीके से आप देख रहे हैं। आगे 2050 या 2030 के आगे तक आप देखेंगे दूसरे टाइप का समाज आपको मिलेगा। दिन प्रतिदिन समाज का रवैया बदलता जा रहा है। 2014 से पहले यूट्यूब का जमाना नहीं था, आज यूट्यूब का जमाना है। आप घर में बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं, रजाई में ओढ़ करके वीडियोस देख रहे हैं। ये आज से पहले संभव था। आपको जब स्कूल जाते थे, किताब पढ़ने का नहीं मन होता था तो वैसे ही पढ़े होते थे, किताब रख देते थे। लेकिन आज किताब पढ़ने का मन नहीं तो शुक्ला सर जी की वीडियो देख ले, उससे आ जाएगा पेपर में, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो वही चीज है, तो संसार मायामय है। ठीक है, चले, तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा, ये पूरा इसका सिद्धांत समझा। आदर्शवादी शिक्षा का क्या उद्देश्य है इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले बेटा ये जान लीजिए कि अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, क्रैश कोर्स में, पीडीएफ नोट्स वाले कोर्स में ज्वाइन होना है, प्राप्त करना है लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, तमाम सारे जो आप पीडीएफ पढ़ करके बस केवल एग्जाम देने चले जाए और एग्जाम क्लिक हो जाए आपका, ऐसे पीडीएफ लेने के लिए आपको एसएमएस करना पड़ेगा 9161 93 60 62। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ध्यान रखेंगे 100 रुपए फीस लगेगी, तो ये ध्यान रख करके एसएमएस कीजिएगा। जिनको जुड़ना होगा वही एसएमएस कीजिएगा, क्योंकि बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है बाबू, ये बात ध्यान रखेंगे। हाथ जोड़ करके निवेदन है, बिना मतलब के परेशान नहीं करना है। अगर आपको जुड़ना है तभी एसएमएस कीजिए। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर में है, आप लिख करके भेज दिए गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में मतलब कि किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो कोई ना कोई कॉलेज जो होता है यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होता है, तो आप जानते होंगे आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, इस सेमेस्टर में बता देंगे। जैसे आप इतना बताएंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये आप खुद भी जमा कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन माध्यम चलाते हैं तो, अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में पूरा कोर्स आपको मिलेगा व्हाट्सएप के माध्यम से, और सब सारी पीडीएफ आपको मिलेगी वहां पर। इकाई संख्या 1 से लेकर के यानी यूनिट नंबर 1 से लेकर के
यूनिट नंबर 8 तक की पीडीएफ आपको मिलेगी विथ एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी, ठीक है। आप एक दो प्रैक्टिस सेट देख लेंगे आप दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय का, उससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं तो कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर, लिखित टाइप के मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, अभी आपने सुना नहीं सही, अभी एक केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट में आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट जो भी होंगे, एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। को करिकुलर में चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, चाहे ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है, सभी की तैयारी मात्र और मात्र इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी, अलग से एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। यानी पूरे थर्ड सेमेस्टर की फीस केवल 100 रुपए फीस है, केवल 100 रुपए फीस पूरे थर्ड सेमेस्टर की, इंटायर थर्ड सेमेस्टर की। लेकिन जो बच्चे हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और वो चाहते हैं गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर भी आपसे पढ़ना चाहते हैं और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास हम शुरू से लेना चाहते हैं, जैसे क्लास स्टार्ट हो तैसे हम जुड़ जाएं, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए अभी से आपको फीस जमा कर देना। जैसे मान लेते हैं अभी फीस जमा करेंगे तो आपका 50 रुपए कम लगेगा, वैसे आपका 100 रुपए फिर से फोर्थ सेमेस्टर में लगेगा अगर बाद में जुड़ेंगे तो। लेकिन अभी जुड़ेंगे, एक साथ लेंगे अगर थर्ड और फोर्थ का, अगर आप कहते हैं गुरुजी हमको थर्ड और फोर्थ एक साथ जुड़ना है तो हमारे लिए कुछ मुरव्वत है, हमारे लिए कुछ रियायत है, पैसे में बिल्कुल रियायत है बाबू। एक साथ जुड़ेंगे तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस लगेगा, वैसे आपका कितना खर्च होगा, 200 रुपए खर्च होगा। लेकिन अगर आप एक साथ लेते तो केवल और केवल 150 रुपए में आपको मिलेगा। लेकिन ये जितना जल्दी जुड़ेंगे तभी आपको मिलेगा, लेट कर देंगे तो फिर ये ऑफर हो सकता है बंद हो जाए, तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, वैसे आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं तो आपको 150 में दोनों सेमेस्टर का मिल जाएगा, थर्ड और फोर्थ का। थर्ड का जैसे पेपर समाप्त होगा तुरंत आपका फोर्थ का ग्रुप बन जाएगा, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा और वहां पर आपको क्लासेस मिलती रहेगी। शुरुआत जैसे पहली चैप्टर होगा वहां से मिलेगी पूरी डिटेल से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। आप किसी दूसरे से फीस जमा करवा सकते हैं, आसपास में कोई चलाता है या कोई दोस्त हित मित्र चलाता है, आप किसी से भी फीस जमा करवा सकते हो, जुड़ सकते हैं। आप एक सीरीज खरीदते हैं, 60 रुपए की एक सीरीज पड़ती है, बेटा समझने का प्रयास करें, एक सीरीज कितने की पड़ती है, 60 रुपए की पड़ती है। अगर आप जो है 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे तो कितने की पड़ेगी, 6 पंचे 30, 300 रुपए की एक सेमेस्टर की, दोनों सेमेस्टर की 3 + 300 यानी कि 600 रुपए का आपका हो जाएगा वैसे खर्चा। ये 600 रुपए क्या करने के लिए आपको गवाना, अगर किताब खरीदेंगे तो 250 रुपए की किताब आएगी, 150 की किताब आएगी, 5 सब्जेक्ट की कम से कम 1100-1200 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे एक सेमेस्टर के, 2000 रुपए आपके दोनों सेमेस्टर के मिला खर्च हो जाएंगे। उतना खर्चा करने की आपको क्या जरूरत है। आप शुक्ला टी पॉइंट्स जुड़े, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करें, इनको पढ़कर के जाइए, तमाम सारा पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का। आप सीरीज में पढ़ते हैं तो केवल एक ही उसका मिलता है, माइनर में जो ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए आप परेशान रहते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मिलेगा। तो इसमें कीजिए तुरंत और तुरंत जुड़ जाए। चलिए आदर्शवादी शिक्षा का क्या उद्देश्य है बेटा, इसको समझते हैं। तो आदर्शवाद से जो भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ आप कवर कर पाएंगे इसमें। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति में निहित दिव्यता का विकास करना। शिक्षा के द्वारा हम अपनी आत्म अनुभूति को जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या छिपा है, हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हम तभी जान पाते हैं जब हम शिक्षित होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा के द्वारा हम अपना आत्मसात करते हैं। दूसरी बात है नैतिक चरित्र का निर्माण करती है आदर्शवादी शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से सद्गुण, सत्य, अहिंसा, करुणा आदि इन सभी नैतिक मूल्यों का विकास होता है। साथ ही साथ में आध्यात्मिक उत्थान भी शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मा की उच्चता का अनुभव करवाती है और उसे ईश्वर से जोड़ती है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने में शिक्षा रूपी माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है शिक्षा। आदर्शवाद शिक्षा के माध्यम से बुद्धि, भावना और आचरण इन तीनों का संतुलित विकास करना चाहता है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना भी आदर्शवाद करता है। आदर्शवादी शिक्षा समाज में शांति, सहयोग और सद्भाव का विकास करती है। ये आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य हो गए। अगला प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने इन सभी पॉइंट्स को रखा है। हेडिंग लेंगे आदर्शवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता है इसमें, किस पे, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। साथ ही साथ में विद्यार्थियों को धर्म, नैतिकता और संस्कृति के आदर्शों से परिचित कराया जाता है। नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता है ऐसे पाठ्यक्रम में। आदर्शवादी शिक्षा में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आदर्शवादी शिक्षा में साहित्य, दर्शन और कला का भी अध्ययन करवाया जाता है।
ये विषय मानव की भावनाओं यानी इमोशंस, मानव के जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं और जो सौंदर्य बोध होते हैं उनको ऊंचा उठाते हैं, उनको एक प्रकार से बहुत ज्यादा हाई लेवल बनाते हैं। शारीरिक शिक्षा का सीमित महत्व भी बताया गया है, क्योंकि मुख्य ध्यान आत्मा के विकास पर रहता है, इसीलिए शारीरिक शिक्षा पर कम ही ध्यान दिया गया है। आदर्शवादियों ने शारीरिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि आपके आत्मा और परमात्मा के मिलन के जो है मनोवैज्ञानिक धरातल पर ज्यादा काम किया है। चौथी बात है अभ्यास और ध्यान की प्रक्रिया। मनन, चिंतन, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्म विकास किया जाता है आदर्शवादी शिक्षा में। गुरु शिष्य परंपरा। आदर्शवादी शिक्षा में गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया दिया गया है और गुरु विद्यार्थियों की चरित्र और आत्मा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आदर्शवादी शिक्षा मतलब पाठ्यक्रम निर्माण में आदर्शवादी शिक्षा की विशेषता रही है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी दर्शन शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं मानता, बल्कि आत्मा के उत्कर्ष का माध्यम मानता है। यह मनुष्य को सत्य, शिव और सुंदर के मार्ग पर अग्रसर करता है। शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार और नैतिक जीवन का निर्माण करना है, जो आदर्शवादी शिक्षा बिल्कुल करती है। शुक्ला एचडी पॉइंट के अनुसार अगर देखें तो आदर्शवादी शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और मानवीय बनाती है। ठीक है, एक मानवता या उच्च क्वालिटी युक्त गुण प्रदर्शित करती है, ये सब चीजें विकसित करती है। दूसरा प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपका हो गया, पहला चैप्टर भी आपका, ये चैप्टर एक चैप्टर नाम ऐसे ऐसे आप देखते हैं ये सब चीज अपने आप में एक चैप्टर है पूरा का पूरा, ये आपके समाप्त हो दीर्घ टाइप के कोशिश चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अब वेदांत दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया है, ठीक है, और ये भी एक अपने आप में चैप्टर है। वेदांत दर्शन की अगर बात करें तो भारतीय दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, या दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अगर देखेंगे तो वेदांत दर्शन सबसे प्रभावशाली दर्शन रहा है भारत का। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत या सार, वेदों का अंत या वेदों का सार को ही वेदांत कहते हैं। यह दर्शन खास करके उपनिषदों यानी उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों और भगवत गीता पर आधारित है। इसका प्रमुख प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो वेदांत दर्शन में कहा गया है ब्रह्म ही परम सत्य है। क्या कहा गया है? ब्रह्म ही परम सत्य होता है। वेदांत दर्शन के अनुसार इस जगत का मूल कारण ब्रह्म यानी परमात्मा है और वही सर्वव्यापक है, शाश्वत और सर्वज्ञ है। इसमें कहा गया जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यानी ब्रह्म केवल सत्य है। ये जगत जो है, संसार की जितनी भी चीजें हैं सब नश्वर है, कभी भी भंग हो सकती है, एक क्षण लगेगा भंग होते हुए। तो ब्रह्म ही परम सत्य है और जगत मिथ्या है। तो पहली विशेषता क्या है? ब्रह्म ही परम सत्य है। ठीक है, परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, शाश्वत है और सर्वज्ञ है। दूसरी विशेषता इसकी है, दूसरा जो सिद्धांत है वह जगत मिथ्या, यानी कि ये संसार जो है ये मिथ्या है, यह भौतिक संसार अस्थायी है, यानी कि कभी भी भंग हो सकता है और माया के प्रभाव से उत्पन्न है, इसलिए यह वास्तविक नहीं है, माया है केवल। ठीक है, कल्पना है। एक जैसे कहते हैं कि भाई हम ये बस केवल कुछ किरदार निभाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपना अपना किरदार निभा करके सबको चले जाना है एक दिन। तीसरी बात, जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैत वेदांत कहता है अद्वैत, आ माने होता, देखें इसका अर्थ समझे, अद्वैत। अद्वैत में आप शब्द देखें, अद्वैत, अद्वैत, आ माने होता है नहीं, द्वैत माने होता है दो, यानी कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, इसीलिए इसको अद्वैत कहा गया। ठीक है, जीव और ब्रह्म एक है, इसीलिए इसका नाम अद्वैत है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा ही जब अच्छे कर्म कर लेती है, नैतिक गुणों से संपन्न हो जाती है और सुख दुख मोह माया इन सभी से परे हो जाती है। भगवान सूर्य जैसे उद्देत साबिता ताम्र अस्ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महता में एक रूपता, भगवान सूर्य उदय होते समय भी लाल होते हैं और अस्त होते समय भी लाल ही होते हैं। तो आप ये सोचिए, उनको तो जब उदय होते तब उनको खिलखिला के हंसना चाहिए, भगवान सूर्य को अलग प्रकाश करना चाहिए, और जब अस्त होते तब उनको अलग प्रकाश करना चाहिए। लेकिन वो दोनों स्थितियों में, चाहे वो उदय होने की खुशी हो, चाहे वो अस्त होने का गम हो, खुशी और गम दोनों को एक ही समान प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इससे सीख मिलती है बेटा कि जब भी आपको जीवन में कोई दुख पड़े
तो आप उतना ज्यादा दुखी ना हो जाए कि एकदम से उसी में खत्म हो जाए दुखी में, और किसी से हरदम एक कोई सुखी मिल जाए, मतलब सुख मिल जाए, तो इतना खुश भी ना हो जाए कि पूरा आप एकदम से खुशी हो जाए। क्योंकि एक क्षण अगर आप खुश होंगे, अगर आप 10 मिनट हंसते हो, तो कम से कम आपको 3 से 4 मिनट कभी रोना भी पड़ेगा, कभी दुख भी पड़ेगा। सुख आया है जीवन में तो दुख जरूर आएगा, दुख के लिए आप तैयार रहो। अगर आपको इसे यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो 10 लोग अगर सही कमेंट करेंगे तो एक आध लोग हमको गाली भी बक देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ये नेचुरल नियम है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो 20 लोग बड़ाई करेंगे, तो एक आध दो लोग उसमें बुराई भी करेंगे, जरूरत है बुराई करने की। ऐसे ही सब आप लोग डिसलाइक यूट्यूब वाले नहीं दिखाते, नहीं पहले डिसलाइक भी दिखाते थे, लगता था कि पूरा जीवन तबाह हो जाएगा, मोटिवेशन सब खत्म हो जाता था, वीडियो नहीं बनाने का मन करता था जब डिसलाइक आता था। 100 लाइक अगर आई है तो उनमें से कम 2 या 3 डिसलाइक आ जाती थी, मतलब पहले जब यूट्यूब डिसलाइक वाला ऑप्शन देता था। तो वही चीज है, जीव और ब्रह्म जो है एक ही है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा एक ही है, बटी नहीं है। आत्मा जब कुछ अच्छा काम कर लेती, बहुत अच्छा जबरदस्त, मोह माया से परे हो गई है और पूरे संसार के नियम कायदे को जान गई है, मोरल वैल्यूज के अंदर एकदम से आ चुकी है, वो सुख दुख सब, किसी के दुख में दुखी सुख में सुखी इसका अनुभव करता है, सहानुभूति का भाव रखता है, दया शील इन तमाम प्रकार के गुणों से सुसज्जित है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो परमात्मा की श्रेणी में कहे जा सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान, जिनका मन निर्मल हो जाता है, तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जो व्यक्ति कपट छल छिद्र से भरे होते हैं वो कभी जो है परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते। तुलसी कबीरदास भी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए। मैं माने होता अभिमान, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अभिमान है आपके अंदर किसी भी चीज का कि हम फलाने हम शुक्ला सर हुई, शुक्ला टी पॉइंट के हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो हम कालर ऐसे खड़ी के ऐसे कालर खड़ी के बाही बटुअर कैसे चलिए, हम शुक्ला सर हुई जो है हमारे इतना सब्सक्राइबर है। कुछ नहीं हुआ, एक समय लगेगा, 1 मिनट लगेगा, भाई मोदी जी आ जाए कहे भैया आज से यूट्यूब बंद, शुक्ला सर कहा हुई गए, क्या है स्थिति, खत्म। ऐसे समझो कि हम लोग जो हैं भगवान ने बनाया है, भगवान जब चाहे तब संहार भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया तो कभी भी नष्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें जब तक अपना जीवन है तब तक अच्छे तरीके से नैतिकता के पथ पर चल करके समाज को कुछ अच्छा करे, ताकि आपको मरने के बाद भी लोग याद रखें। तो जब व्यक्ति ऐसे काम को करता है तो वही व्यक्ति परमात्मा का अंश हो जाता है। जो व्यक्ति पशुओं से लगाव रखता है, पशुओं से दया का भाव रखता है, उस वही सब व्यक्ति भगवान की श्रेणी में आते हैं। महात्मा बुद्ध जी आप देखिए, उन्होंने वो जो है एकदम मनुष्य के रूप में है, भगवान राम जी मनुष्य के रूप में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा कर्म किया कि लोग हम आज उनको भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं एकदम से। क्यों पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं साफ साफ मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, भगवान वाली लीला करते भी हैं। भगवान राम ने एक भी मर्यादा का हनन न करते हुए एक भी लीला नहीं करी, अपने बलबूते पर मर्यादा पुरुषोत्तम के बल पर सब काम किया। तो यही चीज है, तो आत्मा जो है परमात्मा ही है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा इसमें कहा जाता है। अद्वितीय अविद्या यानी अज्ञान ही बंधन का कारण है। अज्ञान रूपी जब पर्दा हट जाता है तो ज्ञान रूपी जो है सूरज आ जाता है उसके सामने। मनुष्य ब्रह्म से अलग स्वयं को मानता है, यही उसका अज्ञान है। जब ज्ञान होता है तो यह भेद समाप्त हो जाता है। जब आप अच्छे ज्ञानी हो जाएंगे तो आपके अंदर ही लगेगा कि आप ही भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन उसकी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि प्रोफेसर, कुछ ऐसे प्रोफेसर होते हैं कि पढ़ लिख लेते बस कहते भगवान है ही नहीं है, टीवी पर बैठ करके वो चकल्लस करते हैं आकर के कि अरे भगवान कहाँ होते हैं। कुछ मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट जो होते हैं आप देखेंगे कि वो जो है वामपंथी विचारों से प्रेरित होकर के वो कहेंगे भगवान होते ही नहीं है, ठीक है। वो बस जैसे कुछ लोग होते टीवी पर बैठ करके, आप बीएचयू जैसे बड़ी संस्थाओं में पढ़ने जाएंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसे लेफ्टिस्ट आपको मिलेंगे, ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे जो कि भगवान को नहीं मानेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में होता है, बहुत पढ़ लिख लेंगे। यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण, मतलब कि जो ब्राह्मण होते हैं जो भगवान के पुजारी उजारी होते हैं, वो ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो कि मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, मतलब वो वामपंथी हैं, भगवान को नहीं मानेंगे वो, ठीक है, विरोध करेंगे। तो मनुष्य ब्रह्म से अलग स्वयं को मानता है, लेकिन जब ज्ञान उसके अंदर हो जाता है तो वो एक ही मानता है कि हम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये प्रोफेसर वाली हम ब्रह्मास्मि नहीं है, वो तो कुछ नहीं जानते हैं, बस किताबी कीड़े हैं,
किताब पढ़ लिए वही ज्ञान है, बाकी उनको समाज का और उसका ज्ञान नहीं है उतना जबरदस्त तरीके से। लेकिन ये ज्ञान अलग की बात है, ये ज्ञान होता है उस परमात्मा से साक्षात्कार हो जाना। इस ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान से नहीं कि पीएचडी कर लिए बस आप ज्ञानी हो गए, नहीं। ये पीएचडी का बाप होता है ये ज्ञान जो इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? ये चीजें आप समझने का प्रयास करेंगे। अविद्या का ज्ञान, अविद्या का हनन तभी होगा जब आप अच्छे तरीके से ज्ञानी होंगे। तो ये सब चीजें अद्वैत वेदांत मोक्ष ज्ञान से संभव है। मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? ज्ञान से होती है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप सही कर्म ही करेंगे, और सही कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में 4 चीजें बताई गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जो होता है आपके कर्म को डिसाइड करता है, आप क्या करते हैं उसी वही आपका धर्म है। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा धर्म है पढ़ाना। अगर मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा? अर्थ आएगा, पैसा रुपया आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अगर मेहनत करके तो चाहे 10 रुपया मिले लेकिन कुछ ना कुछ मिले, पेट पालन हमारा होए, शाम को भोजन मिल जाएगा, ठीक है, विश्वास है आप लोगों पर। ऐसे ही बाबू क्या होता है, ऐसे ही ऐसे ही मोक्ष जो, ऐसे तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम माने तो जैसे आप हमारा पैसा मिला, अब पैसा हमको मिल गया, मान लेते जो है हमको 2000 रुपया 3000 रुपया मिल गया, ठीक है, महीने में हमारा 20,000 रुपया आ गया मान लेते हैं। अब उस 20,000 से हम क्या करेंगे? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, ठीक है, बाल कटवाएंगे, दाढ़ी सेव करवाएंगे, ठीक है, समोसा खाएंगे, ठीक है, और मन हो गया तो हम जो है जाकर के बढ़िया ठंडा वंडा पी लेंगे। तो जैसे जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो करेंगे, तो हमारी इच्छाएं, जीवन की इच्छाएं पूर्ण रूप से होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इच्छाएं पूर्ति करने को काम कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब धर्म, अर्थ, काम इन तीनों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, आप अच्छे सत्कर्म पर चल करके, अपने धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके रुपया पैसा कमाते हैं और अपनी जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ज्ञान होगा, ठीक है। आत्मा और परमात्मा के एकत्व का साक्षात्कार ही मोक्ष होता है। जब आत्मा परमात्मा विलीन हो जाए, आत्मा यानी कि मोक्ष यहीं पर मिल जाता है। आप समझ जाए कि भाई मोक्ष यही हो जाएगा, आत्मा से परमात्मा मिल जाए, बस वही मोक्ष हो गया। कर्म का महत्व, वेदांत दर्शन कर्म को आवश्यक मानता है, परंतु निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर काम आप करें लेकिन फल की इच्छा ना करें, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यह सोच के पढ़ाऊं कि मैं एजुकेशन पढ़ाऊंगा तो एजुकेशन पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, व्यूज कम आएगा। अगर मैं हिंदी पढ़ाता तो व्यूज ज्यादा आ जाता, इसके चक्कर में रहूंगा तो फिर मैं एक प्रकार से अच्छा टीचर नहीं हूं। तो फिर मैं अगर फल की इच्छा को लेकर के पढ़ाऊंगा तो फिर जो है मेरा कर्म अच्छा नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करूंगा, वीडियो डाल दिया हूं कि भाई सभी बच्चों के लिए, तो वो चीजें जो है हमको फलित करती। तो इच्छा, बिना फल की इच्छा, मतलब बिना फल के कर्म करें तो आपको बहुत कुछ मिलता है। वेदांत दर्शन का शैक्षिक दृष्टिकोण, देखिए शिक्षा का लक्ष्य होता है आत्मज्ञान, ठीक है। वेदांत दर्शन का शैक्षिक दृष्टिकोण क्या है? शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान करवाना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने स्वरूप और अपने ज्ञान, मतलब अपने स्व के बारे में जानना होता है। दूसरी बात है जो वेदांत दर्शन है, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की बात करता है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और संयम जैसे शील गुणों का विकास और शिक्षा का मूल लक्ष्य जो है मानता है। इसके अलावा गुरु शिष्य परंपरा की बात की है तो वेदांत में शिक्षा गुरु से ही प्राप्त होती है। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि आत्मा का मार्गदर्शन भी करता है, और आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में गुरु रूपी माध्यम की जरूरत भी पड़ती है। गुरु ज्ञान देता तभी आपकी आत्मा परमात्मा से विलीन हो पाती है। ध्यान, साधना और तपस्या का महत्व भी जो है वेदांत दर्शन में दिया गया है। वेदांत में ज्ञान केवल आत्मज्ञान से नहीं बल्कि साधना और अनुभव से प्राप्त होता है, ये बात भी ध्यान रखिए। संपूर्ण जीवन का विकास, शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या आत्मिक विकास किया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं? वेदांत दर्शन भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हमें यह सिखाता है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव कराना होता है। यानी आत्मा और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है उसी को समझना है, और ज्ञान रूपी जो है साधन के माध्यम से हम वहां तक पहुंच पाते हैं। शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि आत्म उन्नति करना है और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करना होता है, ठीक है। शिक्षा यही काम करती है। शुक्ला टी पॉइंट के अनुसार अगर देखें सार इसका, वेदांत दर्शन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को अपने भीतर स्थित ब्रह्म से परिचित करवाए,
और उसे सत्य के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू तक पहुंचाए, यानी कि सत्य क्या है उस तक पहुंचाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको बताए। तो ये होगा दूसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म जिसको आप कहते हैं, प्रकृतिवाद को नेचुरलिज्म कहते हैं। यह भी एक आदर्शवाद की भांति दर्शन है, विदेशी दर्शन है। वह दर्शन है जो प्रकृति यानी नेचर को जीवन का सर्वोच्च नियम और गुरु मानता है, यानी कि इसमें प्रकृति ही गुरु है, प्रकृति ही सब कुछ है। ठीक है, यह मानता है प्रकृतिवादी विचारधारा कि मनुष्य और समाज दोनों का निर्माण प्रकृति यानी नेचर के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही मनुष्य और समाज दोनों बनते हैं। प्रकृतिवाद का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को प्रकृति के साथ समरस बनाना, ताकि प्रकृति और मनुष्य का तालमेल बना रहे और जीवन यापन अच्छे तरीके से होता रहे। रूसो कहते हैं, परिभाषा को देते हैं कि एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स टू द क्रिएटर, एवरीथिंग डेजरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। अर्थात जो कुछ ईश्वर की सृष्टि से निकलता है वह अच्छा है, पर मनुष्य के हाथों में आकर के वह विकृत हो जाता है। इसलिए इसी विकृतता को ना होने पाए, यही हमको प्रकृतिवाद सिखाता है। स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट लिविंग। शिक्षा जीवन को पूर्ण बनाने की तैयारी होती है। प्रकृतिवाद वह दर्शन है जो मनुष्य को प्रकृति का अविभाज्य अंग मान करके उसकी शिक्षा, विकास और जीवन को प्राकृतिक नियमों के अनुसार ढालने की प्रेरणा देता है, ताकि हम प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही ढलते रहें। मनुष्य जो है प्राकृतिक चीजों का पालन करे, प्राकृतिक नियमों का पालन करे। प्राकृतिक नियमों का अगर मनुष्य पालन करेगा तो मनुष्य की जो वैधता है वो और बढ़ती जाएगी, आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहेगी। तो ऐसे में हमको जरूरत है प्राकृतिक चीजों के हिसाब से आगे बढ़ना, प्राकृतिक नियमों का पालन करना। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से इसको समझते हैं? जैसे आदर्शवाद के सिद्धांतों को देखे थे आप, ऐसे ही प्रकृतिवाद के सिद्धांतों को देखें। देखिए, प्रकृतिवाद सर्वोच्च शक्ति है। प्रकृतिवाद में क्या है? प्रकृति ही यानी नेचर ही सब कुछ है। जैसे आदर्शवाद में आत्मा ही सब कुछ थी, वेदांत दर्शन में आत्मा और परमात्मा एक ही है। ठीक है, जबकि इसमें प्रकृति जो है सर्वोच्च है, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृति ही शिक्षक, मार्गदर्शक और अनुशासन की जननी होती है। शिक्षक तभी बनता है जब प्रकृति के द्वारा उसको अनुकरण करवाया जाता है। मार्गदर्शक, अनुशासन की जननी कौन है? प्रकृति ही होती है। अनुभव का महत्व है प्रकृतिवाद में, यानी सच्चा ज्ञान अनुभव से, प्रयोग से और अवलोकन से प्राप्त होता है। यानी कोई ज्ञान जो होता है लिखने पढ़ने से कम बल्कि देखने से ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कोई चीज, आप बार बार किसी चीज को कर रहे हैं और ऐसे में अनुभव आपको होता जाता है। जैसे मैं 2017 में वीडियो बनाता था, मैं पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 2017 में जब वीडियो बनाता था तो थोड़ा वीडियो दूसरे तरीके से बनती थी, कम ज्ञान था। धीरे धीरे करके अनुभव बढ़ता जा रहा है, तो वो अनुभव जब बढ़ता जा रहा है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि वो हमारा अनुभव बढ़ गया, तो ज्ञान अनुभव से बढ़ा। दूसरी बात है प्रयोग। आप लगातार प्रैक्टिकल करेंगे तो कोई चीज आप जल्दी सीख जाएंगे। एक मैकेनिक जो होता है बिना पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बार बार वो नेट बोल्ट कसता रहता है और वो बहुत अच्छे तरीके से, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा अच्छा तरीके से वो नेट बोल्ट के बारे में जानता है, मोटरसाइकिल के बारे में जानता है। अवलोकन में देख करके, किसी भी चीज को देख करके बहुत जल्दी व्यक्ति सीख जाता है। तीसरी बात है मुक्तता का सिद्धांत। बालक को अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित होने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना नेचर होता है और उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसका विकास अगर हो तो बढ़िया रहता है। अगला सिद्धांत कहता है प्रकृतिवाद का संवेदनात्मक ज्ञान। एक ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है, अतः प्रत्यक्ष अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्यक्ष अनुभव को, इंद्रियां 5 होती हैं, जैसे हाथ, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब आपके होते हैं। ठीक है, तो 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, तो इन्हीं से एक प्रकार से अनुभव हमको प्राप्त होता है। विकास क्रमिक प्रक्रिया है। अगला सिद्धांत क्या है? विकास क्रमिक प्रक्रिया है। शिक्षा बालक के स्वभाव और गति के अनुसार क्रमशः आगे बढ़नी चाहिए, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। तो प्रकृतिवाद के सिद्धांत वो हो गए। हेडिंग डालिएगा प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता प्रकृतिवादी शिक्षा की, बालक केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चे के हिसाब से शिक्षा, बच्चे का नेचर जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाती है। प्रकृतिवाद में बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है और ना कि शिक्षक या पाठ्यक्रम को, जबकि आदर्शवाद में पाठ्यक्रम या शिक्षक को मान करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, गुरु को सर्वोच्च माना जाता है, जबकि यहाँ पर बच्चों को क्या पढ़ना चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की प्रकृति क्या है, बच्चा कितना सीख सकता है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। दूसरी बात है अनुभवात्मक अधिगम। अधिगम माने तो सीखना, लर्निंग को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अधिगम कहते हैं। इमोशनल लर्निंग,
शिक्षा का उद्देश्य होता है अनुभव से सीखना, सॉरी इमोशनल कह रहा हूं, अनुभवात्मक, ठीक है, अनुभव के द्वारा सिखाना बच्चे को, ठीक है। बालक जब किसी कार्य को स्वयं करता है और बार बार करता है तब वह अधिक उस काम को अच्छे तरीके से करना सीख जाता है। तीसरा होता है उद्देश्य स्वाभाविक विकास पर बल। देखिए शिक्षा को बालक की प्राकृतिक गति और रुचि के अनुसार होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती। बच्चा मान लेते हैं कि एक चैप्टर रोज पढ़ने के लिए कैपेबिलिटी है उसके पास, लेकिन आप जो है उसको पढ़ा रहे हैं कि भाई आप 2 पार्ट डेली पढ़ो, 4 पार्ट डेली पढ़ो, तो बच्चा का दिमाग फट जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बच्चे के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। प्रकृति के वातावरण में शिक्षा, कक्षा की दीवारों के बाहर खुले वातावरण, खेतों में, बागों में और पहाड़ों में शिक्षा होनी चाहिए। प्रकृतिवाद ये कहता है कि प्रकृति में खुली हवाओं में शिक्षा होनी चाहिए। चार दीवारी में बैठ करके शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा बस केवल किताबी कीड़ा बन करके रह जाएगा, वो कुछ जान नहीं पाएगा। लेकिन जब उसको खेतों में जाकर के कृषि विज्ञान पढ़ाना है तो आप खेती करके उसको सिखाओ भाई, प्रैक्टिकल करके सिखाओ उसको, तभी वो अच्छे तरीके से जान पाएगा, ठीक है। अब ऐसे बता दिया कि भाई धान के लिए इतना पानी चाहिए, इतना वो चाहिए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। उसको दिखाए एक बार खेती करके तो वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा। अनुशासन का प्राकृतिक सिद्धांत, बालक को बाहरी दंड या भय से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से अनुशासित होना चाहिए। बालक अपने अनुभव से, बालक को लगे कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको सेट होना चाहिए खुद, यानी कि अपने अनुभवों से बच्चे को सीखना चाहिए। अगला है शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए। शिक्षक नियंत्रक नहीं, शिक्षक बच्चे पर कंट्रोल ना करे, शिक्षक बच्चे को डांटे, जबरदस्ती मारे पीटे ना। शिक्षक बच्चे को मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, एक मित्र के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में शिक्षक को बच्चे के साथ ट्रीट करना चाहिए, जिससे बच्चा जो होता है बहुत कंफर्टेबल होकर के टीचर से बातचीत कर पाता है, टीचर से सारी बातें पूछ पाता है, सीख पाता है। हम लोग जब पढ़ते थे भैया टीचर एकदम से इतना मोट मोट डंडा लेके आवे और या हिया से पकड़े बरवा, यह पकड़े ऐसे ले साल 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 ले साल या हिया से मारक शुरू करते रहे, हिया से तो पैरवा तक मारत रहे, झरझरा है, मतलब एकदम से इतना मार दियत रहे कि मतलब पढ़ा लिखा तो छोड़ दो, आदमी आओ हल्दी तेल पियो घरे बैठ के, ठीक है। जैसे पढ़ने लिखने के लिए जब मारो तो कोई दिक्कत की नहीं, लेकिन जब बिना पढ़े लिखे मारते थे टीचर, मतलब बिना मतलब के, बस खुन्नूस हो जाती थी, हमसे कोचिंग नहीं पढ़ते हम तुमको मारेंगे, ऐसे ऐसे टीचर भी पहले होते थे, ठीक है। आजकल के टीचर थोड़ा सुधार लाए, चुके भाई अगर मारे पीटेंगे तो फिर केस हो जाता है तुरंत, तो ऐसे में अब सुधर गए टीचर। नहीं पहले टीचर बहुत खूंखार होते थे, बहुत मारते थे। पाठ्यक्रम का प्राकृतिक स्वरूप, हंसने के लिए मुझे एक बार एक टीचर ने मारा था, बहुत मारा था। दूसरे गांव के टीचर हैं, आप मिलते कहते हैं कहा गुरु, अब वो कहते कि भैया इतने बड़े टीचर हो गए, हमने मारा था इसलिए टीचर हो गए, ठीक है। तो लेकिन केवल हंसने के लिए मारा था, 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी, उसमें बैठा था, मैं हंस रहा था, मतलब कि हंसने के, या सारे बच्चे थे तो सब वही कुछ हो रहा था, गाना वाना कोई गाया गया था, कुछ वैसे फंक्शन था, तो उसी में सारे बच्चे हंस रहे थे, हमने भी हंस दिया। हमको बहुत दिन से गुरुजी अंदाज रहे थे, और हम जो है चूंकि पढ़ने में तेज थे और पढ़ाई में तो मार ही नहीं सकता था हमको कोई, मतलब उस समय इंटर उंटर में थे। कक्षा 10 से मैं पढ़ाई में बहुत तेज हो गया था, कक्षा 9 तक मैं 50 नंबर का टेस्ट होता था 2 नंबर पाता था, लेकिन 10 के बाद से मेरी पढ़ाई इतनी ब्रिलियंट हो गई कि मैं फिर उसके बाद पीछे मुड़ करके आप तक नहीं देखा हूँ, कक्षा 10 के बाद से। तो फिर हंसने के मैं सभी लोग हंस दिए, हम भी हंस दिए, बस वही उठ करके अब पकड़ के पिठिए पे, मतलब पीठ पे हमारे पे इसी हाथ से मैंने खूब मारे, पूरा बन गया था। पिताजी हमारे बहुत जाकर के डांटे, गुरुजी को कहे, गुरुजी कह रहे यार हम नहीं जानते थे कि जो है ऐसे मारना नहीं, गलती हो गई। चले हम कहे गुरुजी यार आप नहीं मारोगे तो कौन मारेगा। तो पाठ्यक्रम का प्राकृतिक स्वरूप, पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं, बालक की रुचि, यानी इंटरेस्ट बालक का किस में जा रहा है, बालक क्या पढ़ना चाह रहा है उसको समझे पढ़े, जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे कि कृषि, विज्ञान, हस्तकला, प्रकृति, अध्ययन इत्यादि, यानी जो भी बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो क्या पढ़ना चाह रहा है, उसके हिसाब से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा मनुष्य बनाना होता है जो स्वयं अपने जीवन का संचालक बन सके, अपने आप पर कंट्रोल पा सके, अपने निर्णय स्वयं ले सके, ऐसा व्यक्ति तैयार करना जो है प्रकृतिवादी शिक्षक या प्रकृति शिक्षा का उद्देश्य रहा। इसकी आलोचनाएं भी होती है। यह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को ये नहीं शामिल करता है, जबकि आदर्शवाद शामिल करता है, इसलिए इसकी आलोचना होती है। अनुशासन में अत्यधिक स्वतंत्रता से अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। अगर बच्चे को केवल टीचर बस केवल मित्र के रूप में ट्रीट करेगा तो बच्चा बहुत उदंड हो जाएगा, बच्चे
उन्हें तो जब तक जो है कुछ रहना चाहिए छोटा मोटा का डर बच्चों को, नहीं तो जैसे देखो कहा नहीं गया है कि भाई अब रहने दीजिए, उसको कहेंगे तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना स्वतंत्रता दे कि बच्चे जो एकदम से, आजकल के बच्चे तो भाई मोबाइल लेकर के और डंडा वंडा लेकर के जाते हैं स्कूल, इंटरनेट का छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ गुंडाई करते हैं आजकल। अगली बात है, शिक्षक की भूमिका अत्यधिक सीमित कर दी गई है इसमें। ये भी एक जो है, शिक्षक जो होता है वो बच्चों पर कंट्रोल ना करे, लेकिन हाँ बच्चों पर अनुशासन भी कर सकता है, बच्चों को डांट सकता है, बच्चों को एक आध चबरा मार भी सकता है अगर बच्चा गलत करता हुआ दिखाई दिया तो। इससे क्या होता है कि भय का माहौल रहता है और इससे बच्चा पढ़ता भी है और सीखता भी है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति शिक्षा को प्रकृतिवाद शिक्षा को प्राकृतिक, जीवंत और अनुभव परक बनाता है। यह बालक की स्वतः स्फूर्त क्षमताओं को विकसित करने का एक माध्यम होता है जो बच्चे के अंदर खुद उत्पन्न होती है। यह शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन का अंग मानता है। प्रकृतिवादी शिक्षा वही है जो बालक को प्रकृति के समीप रख करके और उसके अंतर्निहित गुणों का स्वाभाविक विकास कर सके। प्रकृतिवादी शिक्षा बेसिकली हम लोगों के स्कूल में होती थी, कमरा जरूर बना था हमारे स्कूल में, लेकिन उसमें कमरे में बैठ करके पढ़ाई नहीं होती थी। बढ़िया, जैसे अब ठंडी आएगी, ठंडी में धूप में बढ़िया निकल करके सब बोरा लेकर के हम लोग पढ़ने जाते थे। एक जो होता था खाद वाला, जो यूरिया वाली बोरा आता है, यूरिया का डाइअमोनियम सल्फेट वाला डाई का या यूरिया का बोरा आता था, जब खेत पापा ऐसे खेत में, तो बोरा वही लोग हम ले लेते थे, बढ़िया साफ वाफ करके उसको धोल करके बढ़िया निरमा उरमा से रख लेते थे अपने बस्ता में। बस्ता होता था वो ये वाला बस्ता नहीं, ये वाला बस्ता है, देखिए दोनों बस्ता होता था पहले। आजकल कौन सा बैग चल रहा है बेटा? आजकल चल रहा है ये वाला बैग। ये वाला बैग नहीं होता था तब, ये तो भाई टूरिस्ट वाला है। ऐसे टांगने वाला पिट्ठू बैग आजकल चल रहा है, बच्चे ले जा रहे हैं। हम लोगों का जो बैग होता था इस टाइप का बैग होता था, यानी कि ऐसे ऐसे पकड़ते थे और इस तरीके से टांग करके बढ़िया सा पढ़ने जाते थे। और इसी में बढ़िया झोरा में, इसी झोरा में बढ़िया बोरा रख लेते थे उस पर बैठने के लिए। बाहर जाते थे, उस पर बैठते थे आराम से। ठीक है, और बढ़िया से एक तरफ एक लाइन में पूरी लड़कियां बैठ जाती थी, दो लाइन में लड़के बैठ जाते थे, बीच में गुरु जी की कुर्सी लग जाती थी और टेबल लग जाती थी। उसी टेबल से उधर ही लड़के लड़कियां बैठते थे, टेबल के इधर कोई नहीं बैठता था, टेबल के उधर ही बैठते थे इस तरीके से लाइन, ताकि टीचर की निगाह सब पर बनी रहे। और ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जाता था, पहले ब्लैक बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड नहीं था, तो ब्लैक बोर्ड पर कभी जल्दी नहीं, केवल मैथ पढ़ाया जाता था ब्लैक बोर्ड पर, बाकी कोई सब्जेक्ट वैसे सब वो किताब लेते थे टीचर, बैठते थे और बोल करके पढ़ा देते थे, यही सिस्टम चलता था और कुछ नहीं था। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न क्या आ चुका बेटा? प्रयोजनवाद को लेकर के है। बताएं, प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। प्रयोजनवाद, तो प्रकृतिवाद समझा आपने, प्रयोग मतलब प्रकृतिवाद समझा, आदर्शवाद समझा और वेदांत दर्शन समझा। अब प्रयोजनवाद समझो, ये पाश्चात्य विचारधारा। प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, तीनों प्रश्न हमेशा 100% परीक्षा में आएंगे। कम से कम आप 30 नंबर की परीक्षा की तैयारी हो चुकी है आपकी। प्रयोजनवाद, प्रागैमेटिज्म कहते हैं इसको, एक ऐसा दर्शन है जो वास्तविकता को अनुभव और उपयोगिता के आधार पर परिभाषित करता है। यह मानता है कि सत्य वही है जो काम आता है या जो हमको दिखता है, जो हमारे उपयोग में आता है वही सत्य है, बाकी सब ये सब जो प्रकृति है या फिर जो ये आत्मा है, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रतिपादक चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स और जो खास करके जॉन डीवी, जो शिक्षा शास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, वो माने जाते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स, सत्य वही है जो व्यवहार में उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, जॉन डीवी कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन ही होता है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद की अगर बात की जाए तो प्रयोजनवाद वह दर्शन है जो जीवन की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान में ज्ञान और अनुभव के प्रयोग को सत्य मानता है। ठीक है, ये व्यवहारिक जगत को सही देखता है या आध्यात्मिक जगत से अलग या कटा हुआ रहता है। प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा, प्रयोजनवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है अनुभववाद पर बल देता है। ये सत्य और ज्ञान का स्रोत अनुभव है, ना कि कोई शाश्वत सिद्धांत, कोई प्राकृतिक नियम, कोई आत्मा, कोई परमात्मा, ये सब कुछ नहीं। जो दिखता है वही सत्य है, जिसका आप उपयोग कर सके वही सत्य है। ठीक है, जिसका आप अनुभव कर सके। दूसरी बात, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। प्रयोजनवाद मानता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा भी परिवर्तनीय होनी चाहिए। शिक्षा का कोई एक सिद्धांत निर्धारित नहीं होना चाहिए, ये बदलना चाहिए समय के हिसाब से। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इस सिद्धांत को फॉलो करता है।
इसके अलावा उपयोगितावाद का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए, कोई भी विचार या ज्ञान तभी सार्थक माना जाता है जब वह व्यवहार में उपयोगी होता है या व्यवहार में सिद्ध होता है। केवल किताब में लिखा ज्ञान सही नहीं माना जाता है जब तक वो व्यवहार में प्रयोग में ना लाया जाए। ठीक है। चौथा होता है क्रियात्मकता, एक्टिविटी। क्रियात्मकता की अगर बात की जाए तो शिक्षा में केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। ठीक है। शिक्षा में क्या होना चाहिए? सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। लोकतांत्रिक भावना यानी प्रयोजनवाद स्वतंत्रता, समानता और सहभागिता को बढ़ावा देता है। ये सब विशेषताएं हैं इसकी। इसके अलावा अनुभव के द्वारा अधिगम यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीबी का प्रसिद्ध सिद्धांत है, प्रयोजनवाद का मूल है। ठीक है। जो है कि एक प्रकार से क्या, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि कर करके सीखना, ये एक प्रकार से प्रयोजनवाद का एक मुख्य उद्देश्य, मतलब मुख्य विशेषता है। अगला हेडिंग डालिएगा, प्रयोजनवाद की शिक्षा के उद्देश्य क्या है। देखिए, बालक को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित करवाना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित करवाना। दूसरी बात, समस्याओं के समाधान की क्षमता बच्चों के अंदर विकसित करना प्रयोजनवाद का उद्देश्य है। स्वतंत्र चिंतन और रचनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी का विकास करना और बच्चा खुद स्वतंत्रता तरीके से किसी बात को सोच सके, किसी बात पर निर्णय ले सके, इसके लिए तैयार करना। इसके अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व और सहयोग की भावना उत्पन्न करना, ये सब जो है उद्देश्य रहा है। प्रयोजनवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम की अगर बात करें, पाठ्यक्रम कैसा बनाता है ये देखिए, गतिविधि आधारित विषय है ये, यानी जैसे विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, कला, हस्तकला, परियोजना कार्य इत्यादि, ये सब कार्य जो होते हैं ये एक प्रकार से इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जीवन से संबंधित विषय, शिक्षा का संबंध प्रत्यक्ष जीवन से होना चाहिए, जैसे कृषि, व्यापार, तकनीकी कार्य, ये सब जो है इसमें मतलब पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में, शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विषय, पाठ्यक्रम में स्थिर नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम में बदलाव होते रहना चाहिए। स्थान, समय और समाज की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम बदलना भी चाहिए। ठीक है। एक जैसा पाठ्यक्रम हमेशा नहीं रहना चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? देखिए, बच्चों को सिखाने की विधियां, पहली विधि है परियोजना विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। जॉन डीबी के शिष्य किलपैट्रिक ने विकसित किया इसको। इसमें बालक किसी कार्य को पूरा करके अनुभव से सीखता है, यानी पूरा काम पहले करता है और बार बार करता है, उसके बाद में फिर वो अनुभव करके उस चीज को सीखता है। दूसरा सिद्धांत होता है, दूसरा मेथड है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बालक को वास्तविक जीवन की समस्याएं दी जाती हैं कि यह समस्या है और उस समस्या को वह सोच समझ करके बच्चा हल करता है और इस तरीके से वो भी सीखता है। तो ये भी अगला मेथड है सीखने का। तीसरा मेथड होता है अनुभव आधारित शिक्षण, यानी प्रत्यक्ष क्रिया, प्रयोग, यानी कि प्रैक्टिकल करके, सर्वे करके, पर्यवेक्षण करके, इन सभी के माध्यम से बच्चा ज्ञान प्राप्त करे, तो ये एक सीखना होता है। अगला सहयोगात्मक अधिगम, यानी समूह में कार्य करके बच्चा कई लोगों का ग्रुप बना करके सभी लोग मिलजुल करके कोई कार्य संपन्न करे। परस्पर सहयोग और चर्चा पर चर्चा के द्वारा जब बच्चे सीखते हैं तो वो होता है आपका ये सहयोगात्मक अधिगम। तो सहयोगात्मक अधिगम, अनुभव आधारित शिक्षण अधिगम, समस्या समाधान विधि और परियोजना विधि, ये सब सारे विधि जो होती है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियां हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षक की भूमिका, टीचर की क्या भूमिका है प्रयोजनवाद के अनुसार? देखिए, शिक्षक लोकतांत्रिक नेता होता है जो बालकों को दिशा देता है, ना कि उन्हें नियंत्रित करता है। बालकों को एक दिशा देता है कि भाई आप इस दिशा में जा सकते हैं, आपको ये करना चाहिए। ठीक है। तो एक टीचर ये बता सकता है। वह विद्यार्थियों के अनुभवों को सार्थक बनाता है और उन्हें प्रयोग की स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी चीज में प्रयोग कर सकते हैं, आपका अगर इस चीज में करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसका स्थान हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद आधुनिक शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप है। यह शिक्षा को जीवन से जोड़ता है और अनुभव को सर्वोच्च मानता है। ठीक है। प्रयोजनवाद वह शिक्षा दर्शन है जो करते हुए सीखने की प्रक्रिया को अपना करके बालक को जीवन के वास्तविक संघर्षों के लिए तैयार करता है। ये बात ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है आपका 5वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न है गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना यानी बुनियादी शिक्षा का विस्तृत विवेचन कीजिए। गांधी जी की बात की तो गांधी जी भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की सबसे मौलिक और स्वदेशी योजना महात्मा गांधी के द्वारा दी गई वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना की अगर बात की तो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसे बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य था ऐसी शिक्षा देना जो जीवन उपयोगी हो, श्रम पर आधारित हो और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। ऐसी शिक्षा देने के लिए महात्मा गांधी जो है एक वो लाते हैं, विचार लाते हैं, वही है वर्धा शिक्षा योजना।
तो गांधी जी ने सबसे पहले हरिजन पत्रिका में 1937 में इस शिक्षा योजना का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे नई तालीम का नाम भी दिया। इसके बाद में 1937 में वर्धा यानी महाराष्ट्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इसे औपचारिक रूप से जो है प्रस्तुत किया गया। वर्धा में वर्धा आश्रम का नाम है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन इस जो है समिति के। वर्धा शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्य की अगर बात की जाए तो प्रमुख उद्देश्य जो इसका रहा, गांधी जी कहते हैं कि श्रम को शिक्षा का आधार बनाया गया। इसमें गांधी जी के अनुसार क्या कहा गया, श्रम को शिक्षा का आधार, यानी शिक्षा को में आपको श्रम या किसी न किसी स्किल्स को सिखाया जाएगा, कोई ना कोई कौशल आपको सिखाया जाएगा। तो श्रम को शिक्षा का आधार बनाना, यानी शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित ना हो बल्कि श्रम, हस्तकला और व्यवहारिक कार्यों से जुड़ी हुई हो, जिससे आप कोई व्यवहारिक कार्य सीखें, कोई हस्तकला सीखें, कोई जो है श्रम करना सीखें, ऐसी शिक्षा आपको दी जानी चाहिए। बुनियादी शिक्षा नहीं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में यह भी बताई गई स्वावलंबन का विकास करने पर बल दिया गया। बालक अपनी शिक्षा के माध्यम से स्वयं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए, ऐसा भी इसमें कहा गया। इसके साथ ही साथ में सर्वांगीण विकास बच्चे का, चौतरफा विकास की भी बात करी गई। शिक्षा से बालक का बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, बुनियादी शिक्षा में कहा गया। इसके अलावा राष्ट्रीयता की भावना बच्चे के अंदर डेवलप हो, ऐसी भी शिक्षा दी जाए। यह शिक्षा भारतीय संस्कृति और स्वदेशी भावना पर आधारित हो, ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को। ऐसा पाठ्यक्रम बनाए जिससे भारत के लिए बच्चों के मन में प्रेम या राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। इसके अलावा शांति और सह अस्तित्व का निर्माण करने वाली शिक्षा हो। शिक्षा का उद्देश्य सेवा करना, सहयोग करना लोगों का और मानवता के आदर्शों का विकास करने का उद्देश्य से शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। ये सब चीजें आपने समझी। वर्धा शिक्षा योजना के मुख्य सिद्धांत क्या है, इसको समझते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य के माध्यम से शिक्षा, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। कार्य करके आप शिक्षा जाने। शिक्षा का प्रमुख माध्यम था उत्पादक कार्य हो, यानी खास करके जैसे बुनाई करना बच्चा सीखे, कढ़ाई सीखे, खेती करना, बढ़ईगिरी करना, ठीक है, हस्तकला में वो निपुण हो ताकि वो जो है स्वदेशी चीजों को बना सके और आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी ने ये काम किया। दूसरी विशेषता, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, यानी कि शिक्षा अगर दी जाए तो मातृभाषा, जैसे कि मान लेते हैं मैं जो है गोंडा से हूं तो मुझको अवधी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, या हिंदी में। गांधी जी का मत था कि बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए ताकि वह विषय को गहराई समझ सके। जब हम किसी भी चीज को अपनी भाषा में बताएंगे, समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वही चीज हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो पहले आप अंग्रेजी में ट्रांसफर करने में समय लगा देंगे, फिर उसके बाद में फिर आप हिंदी में समझेंगे, तो ऐसे में समय लग जाएगा और आप चीजों को नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देकर के अच्छी बात की। बालक केंद्रित शिक्षा, देखिए शिक्षा बालक की आवश्यकताओं, बालक की क्षमताओं और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान, यानी बालक की रुचि क्या है, बालक की क्षमता कितनी है, कितनी आवश्यकता है उसको, उसके हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में और भी बात करिए, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। विद्यालय को इस प्रकार चलाया जाए कि विद्यार्थी अपने श्रम से विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। विद्यार्थी जो पैसा कमाए वो ऐसा काम करे जिससे जो है स्कूल का भी एक प्रकार से खर्चा निकलता रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसे यानी प्रैक्टिकल वगैरह करके वो ऐसे चीजों को निर्मित करें जिससे क्या हो, जिससे वो पढ़ाई भी कर सके और पढ़ाई के साथ साथ जो हो वो स्कूल का भी फायदा हो सके, देश का भी फायदा हो सके, ठीक है। नैतिक एवं चरित्र निर्माण करना, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन मूल्यों का विकास करना होता है, बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा समाज उपयोगी शिक्षा, शिक्षा का संबंध सीधे समाज से हो जिससे बालक समाज में अपनी भूमिका निभा सके। ये सब जो है उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम की विशेषताएं जो बताई गई हैं खास करके वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा, पहली हस्तकला और श्रम कार्य पर बल दिया गया है। प्रमुख स्थान जैसे बुनाई करना, कताई करना, मृदा कला, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की चीजों को बनाना, बागवानी चीज करना, सिलाई कढ़ाई ये सब करना, ठीक है। दूसरा है सामान्य विषय भी होना चाहिए। सामान्य विषय में क्या पढ़ाया जाए आपको, जैसे भाषा विज्ञान आपको पढ़ाया जाए, गणित, इतिहास, भूगोल, ठीक है, विज्ञान आदि विषय हस्तकला के कार्यों को, ठीक है, जोड़े जाएं। ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। खेल कूद, व्यायाम और योग के माध्यम से शारीरिक विकास किया जाए, ये भी इसमें बताया गया है। इसके साथ ही साथ में खेल कूद के अलावा और भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर भी यहाँ पर बल दिया गया है। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, देखिए जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता जैसे मूल्यों का विकास भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पांचवा है आपका कला और संगीत।
देखिए रचनात्मकता और सौंदर्य बोध के लिए संगीत, चित्रकला, नाट्यकला ये सब भी शिक्षा इसमें बताई गई है। शिक्षण विधियां भी कई सारी हैं, जैसे कि क्रियात्मक अधिगम, बालक को कार्य करते हुए सिखाया जाए। ठीक है, ये क्रियात्मक अधिगम है, ये सब वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बताया गया चीज। इसके अलावा अनुभवजन्य शिक्षण, यानी सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव को प्राथमिकता देना। इसके अलावा समूह कार्य, सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देना। इसके अलावा समस्याओं द्वारा शिक्षण किया जाए, जो कोई समस्या देकर के जीवन की समस्याओं को हल करने की कला सिखाई जाए बच्चों को। इस तरीके से बच्चा खुद ही समस्याओं को हल करना सीख जाएगा और जान पाएगा। वर्धा शिक्षा योजना की जो विशेषताएं रही हैं उसको समझें। देखिए यह पूर्णतः भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें शिक्षा को श्रम और आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया। यह बालक के सर्वांगीण विकास की योजना प्रस्तुत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप थी शिक्षा व्यवस्था, ये बात ध्यान रखेंगे। आलोचनाएं भी इसकी होती हैं कि इस योजना में उच्च शिक्षा की दिशा नहीं दी गई। इसके अलावा केवल श्रम आधारित शिक्षा होने से मानसिक विकास सीमित हो सकता है, ऐसा लोगों ने बताया। ये सब आलोचनाएं की गई। इसके अलावा औद्योगिक युग में इसकी व्यवहारिकता कम मानी गई है, क्योंकि उद्योगों का विकास हो तो इससे जो हस्तकला या शिल्प था ये सब एक प्रकार से नष्ट हो चुका है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना ने भारतीय शिक्षा को नई दिशा दी। इसने शिक्षा को जीवन, श्रम, समाज और आत्मनिर्भरता से जोड़ करके उसे सार्थक बनाया। गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना एक ऐसी जीवन उपयोगी शिक्षा प्रणाली है जो हाथ, मस्तिष्क और हृदय तीनों का संतुलित विकास करना चाहती थी। इस तरीके से आपने समझा। अगला क्वेश्चन आ चुका, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपका बढ़िया है, आइए समझने का प्रयास करें। देखिए स्वामी विवेकानंद की बात की 1863 से 1902 भारतीय नवजागरण के महान दार्शनिक, संत और राष्ट्र निर्माता रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ का माना और कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी अर्थात शिक्षा मनुष्य के भीतर स्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना होता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। विवेकानंद जी ने कहा कि भारत को आज फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है, भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है आज। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों के प्रमुख सिद्धांत को समझते हैं। देखिए स्वामी जी कहते हैं शिक्षा का अर्थ को लेकर के कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्निहित सामर्थ्य, जो उसके अंदर अंतर्निहित सामर्थ्य है वो विकसित हो, उसकी नैतिकता विकसित हो और आत्मबल का विकास हो बच्चे के अंदर। ठीक है, किताबी ज्ञान ही नहीं होता शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वास और चरित्र प्रदान करती है। तो चरित्र निर्माण के लिए और आत्मविश्वास के लिए दिया जाने शिक्षा पर बल दिया आपने, यानी कि युवा दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने क्या बताया? पहला उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति, व्यक्ति अपने भीतर स्थित ब्रह्म की पहचान कर पाए, इसलिए शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरी बात चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। करेक्टर इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि ये कहते हैं कि भाई जो चरित्र होता है वो एक प्रकार से महानतम धन होता है, आपका चरित्र ही सब कुछ होता है। राष्ट्र सेवा, शिक्षा का उद्देश्य समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना होता है, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा। इसके अलावा आत्मनिर्भरता और कर्म योग व्यक्ति को कर्मयोगी बनाना ताकि वह समाज का निर्माण कर सके। तो ऐसा व्यक्ति तैयार करना जो एक शुद्ध और एक नैतिक समाज का निर्माण कर सके, ऐसे शिष्यों को उन्होंने बनाया, ऐसे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने माना। शिक्षा का स्वरूप क्या बताया आपने? शिक्षा का आधार आत्मबल, नैतिकता और जीवन शक्ति है, ऐसा विवेकानंद जी का मानना है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया बताया, खास करके शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास, तीनों का समन्वय किया अपनी शिक्षा में, तीनों के विकास पर बल दिया। शिक्षा की पद्धति में अनुभव आधारित पद्धति या अनुभव आधारित शिक्षण की बात करी। उन्होंने कहा कि केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन उपयोगी या जीवन के अनुभवों को सीखना भी बहुत जरूरी होता है। केवल सिद्धांत को पढ़ना, केवल प्रिंसिपल्स को जान लेना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि उसके को जीना, उसको व्यवहार में उतारना भी बहुत जरूरी होता है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश भी होना चाहिए, कहते हैं ये। गुरु शिष्य परंपरा में कहते हैं कि विवेकानंद गुरु को मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। उनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस आश्रम की स्थापना भी करी। इसलिए नारी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नारी ही राष्ट्र की शक्ति है, उसकी शिक्षा ही भारत का भविष्य है। तो ऐसा स्वामी जी का मानना रहा है।
व्यवहारिक शिक्षा की अगर बात की तो विवेकानंद जी ने शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालयों से ऐसे युवक निकले जो अपनी भुजाओं में देश का उत्थान करने की शक्ति रखते, अपनी भुजाओं में ऐसे लोगों के जो है मतलब कि ऐसे लोगों को बनाना था, ऐसे समाज का निर्माण करना था जो कि जो है एकदम से पूरे संसार में दबदबा कायम कर सके। और आप देखते हैं उन्होंने अकेले जाकर के शिकागो जब विश्व सम्मेलन हुआ था, विवेकानंद जी वहां पर जाकर के अपने भारत का के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि जो है उन्होंने कहते हैं कि जो है भाइयों और बहनों, मतलब कि उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने ऐसा संबोधन किया कि लोग इतने प्रसन्न हो गए। विवेकानंद जी ने धर्म को नैतिकता और मानवता के रूप में देखा। उनके मतानुसार धर्म का अर्थ है मानवता और आत्मविश्वास। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा करके उसे आत्मनिर्भर, नैतिक और राष्ट्र प्रेमी बनाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि विवेकानंद की शिक्षा मानवता की शिक्षा है जो व्यक्ति को आत्मबल, चरित्र और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर प्रेरित करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तमाम सारे प्रश्न और आपके बचे हुए 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन हो पाना मुश्किल है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपका ये भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है, ये सब आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आप जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9वां प्रश्न, 10वां आपका सब प्रश्न दिया हुआ है, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। मात्र 100 रुपए फीस में आपको पीडीएफ प्राप्त कर लेनी सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसे ही नहीं और तमाम प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी मात्र 100 रुपए में। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपए फीस में मिलेगा। क्या एसएमएस करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपकी लगेगी और पूरा 3rd सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगी। ये क्यूआर कोड आपके पास भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। आप खुद भी फीस जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ नोट्स अब आप ये मत बोले गुरुजी, आप कुछ बच्चे आते हैं गुरुजी डेमो दिखा दीजिए। डेमो मतलब यही वीडियो डेमो है, ये वीडियो जो देख रहे हैं डेमो वीडियोज ही है। तो आप देखिए इसको, वीडियोज यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ नोट्स हमारे तो एक दिन पढ़ करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा से एक दिन पहले आप देखिए, बस जाइए पेपर देने चले आइए। इस तरीके से पूरी व्यवस्था कर दी गई। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में सब कुछ मिल जाएगा। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा मात्र 100 रुपए में। जो जैसे आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगा आपको। शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सभी का मिल जाएगा। को करिकुलर का भी मिल जाएगा। को करिकुलर के 4-5 प्रैक्टिस भी मिल जाएगी आपको। आपको करना क्या है बेटा, आपको तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है और तुरंत फीस जमा कर देनी है। जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम 3rd और 4th एक साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे लिए कोई फीस में कमी है। वैसे 3rd और 4th का एक साथ जोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी छूट चल रही है इस समय। आपको मात्र 150 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी और 3rd का पूरा और 4th सेमेस्टर का पूरा 6 महीने तक क्लास आपकी हो जाएगी, यानी कि पूरा 4th सेमेस्टर तक पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें 2026 जुलाई तक आपको पढ़ाया, जुलाई जून तक पढ़ाया जाएगा, जून जुलाई अगस्त तक पढ़ाया जाएगा उसमें, मतलब जून जुलाई तक जब तक पेपर हो जाएगा तब तक पढ़ाया जाएगा। तो 150 रुपए में वैसे जुड़ेंगे तो 3rd सेमेस्टर का 100 रुपए फीस है, ऐसे ही 4th सेमेस्टर का फीस भी 100 रुपए लगेगा बाद में, तो आपका 200 रुपए फीस हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप पेमेंट करेंगे तो मात्र 150 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपए फीस में। और दोनों का जुड़ना अगर 3rd और 4th का, तो अभी चूंकि ऑफर चल रहा है तो बहुत ही फायदेमंद है। आप 150 रुपए में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 3rd का तो पूरा आपको मिलेगा ही, उसके बाद में फिर जैसे 4th सेमेस्टर का शुरू होगा क्लास, उसमें पहली क्लास से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत एसएमएस कीजिए, देर ना करें और तुरंत जुड़ जाइए। सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध सिलेबस है, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से कनेक्टेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसके अलावा एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पहले दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, और इसके अलावा आपका मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, सारे विश्वविद्यालय की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, तुरंत एसएमएस कीजिए, देर न करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देता रहता हूँ। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप ये फीस खुद भी जमा कर सकते हैं अगर आप चलाते कोई ऑनलाइन माध्यम, और नहीं तो आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। आप खुद ही सोचो, इतनी सस्ती फीस है और इतने कम में आपको सभी सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा
और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न मिलेंगे उसके आंसर भी साथ में रहेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ में लिखने वाला जो क्वेश्चन रहेगा, आप देख ही पा रहे हो कितने सरल शब्दावली में मैंने लिखा हुआ है नोट्स, ये सब नोट्स मिल जाएगा। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट इसके बनेंगे, लघु त्रिरेखा, अति लघु त्रिरेखा, वो सब नोट्स मिल जाएगा। पहले के जो नोट्स अवेलेबल है वो भी मिल जाएंगे आपको, यानी पेपर क्वेश्चन पेपर पिछले साल के वो भी मिल जाएंगे। यानी कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब सीरीज कुछ लेने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है, सब कुछ मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे 2 चैनल और हैं, एक को करिकुलर मास्टर और एक आपका बीए क्रैकर और एक ये शुक्ला टिप्पण। तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए के क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं और आपने देखा 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7-8 साल हो गए तब से मैं बीए के क्षेत्र में आपके लिए अध्ययन का कार्य करवा रहा हूं और आपको बहुत ही बारीकी से चीजों को समझाता हूं सरल भाषा में। ठीक है, तो आप तुरंत जो है जुड़ जाए, देर ना करें। व्हाट्सएप से जुड़ेंगे, आपका बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।